All right, very good evening to all of you. So we are going to discuss in this video about हरियाणा सिविल सर्विसेज। मैं समझता हूं ये बात कि काफी बच्चे इस बात से काफी हताश हैं, निराश हैं कि एचसीएस का एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि एग्जाम के कैलेंडर के हिसाब से आप प्रिपेयर कर रहे हो और एग्जाम जो है वो शेड्यूल ना हो रहा हो। एनीवे, इधर तो कैलेंडर में एग्जाम इंक्लूड ही नहीं किया गया। अभी जो रिसेंटली कैलेंडर इशू किया गया था विच वाज ऑन 14th of August 2025, उसमें सारा शेड्यूल दिया गया था कि कब कौन सा एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, कब कब पेपर लिया जा रहा है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसमें एचसीएस का कोई जिक्र नहीं किया गया। सो वी कैन गेट ऑन टू अ फैक्ट कि इस बार एचसीएस का जो एग्जाम है वो 2025 में लेना बहुत मुश्किल है। नोटिफिकेशन चाहे एंड में आ जाए, दिसंबर के करीब आ जाए आपको, लेकिन एग्जाम जो है अगर आपको लग रहा है कि कंडक्ट करवाया जाएगा 2025 में, तो नहीं। सो विच टेक्स अस टू द फैक्ट कि 2026 में एचसीएस की प्रिपरेशन करवाई जा सकती है। आई मीन टू से 2026 में एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है एचसीएस का। अब जब 2026 में एचसीएस का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके लिए क्या आपके पास उतना समय है? तो क्या जिन बच्चों ने अभी तैयारी नहीं शुरू की, क्या वो तैयारी कर सकते हैं? या फिर जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी में कैसे और ज्यादा जोर लगा सकते हैं? यही चीज डिफरेंशिएट करती है उन बच्चों को दूसरे बच्चों से जिन्होंने सक्सीड नहीं करना होता। सो आपने सक्सीड करना है, आपको अभी से ही तैयार होना पड़ेगा, आपको अभी से ही करना पड़ेगा। लेकिन कुछ डाउट्स होते हैं बच्चों के कि एचसीएस का पेपर है क्या, हम एचसीएस का पेपर दें क्यों, मतलब हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक करते हैं तो हम क्या बनेंगे, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, मैं +2 में हूं, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं, क्या +2 मैंने क्लियर की है, सिर्फ मेरी ग्रेजुएशन नहीं है, मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं, क्या फाइनल ईयर में होके मैं अप्लाई कर सकता हूं, एंड मेनी क्वेश्चंस के डीएसपी बनने के लिए क्या चाहिए हमें, कौन सी किताबों को हमें रेफर करना है, एज रिलैक्सेशन क्या है, कितने साल की उम्र तक एचसीएस का एग्जाम दिया जा सकता है, कितने पेपर होते हैं, ऑप्शनल का क्या क्राइटेरिया है, प्रिपरेशन कहां से की जाए, एनसीईआरटीज का क्या रोल है, स्टैंडर्ड बुक्स का क्या रोल है, कितने पेपर दिए जाते हैं, इंटरव्यू में क्या होता है, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, 5 ऑप्शन क्यों है। सो मेनी डाउट्स आर देयर विद रिस्पेक्ट टू एचसीएस एग्जाम। और आज इस वीडियो में दिस इज कंप्लीट स्ट्रेटजी टू क्रैक एचसीएस 2026। आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर होने वाले हैं, एक एक करके हम सारी बात करते जाएंगे। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प दोज ऑफ यू आल्सो जिन्होंने अभी प्रिपेयर करना है, एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प दोज ऑफ यू आल्सो जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी के दरमियान है एंड जो सोचते हैं कि हमने तैयारी कर ली है, उनको भी हेल्प करेगी, क्योंकि जो सोर्सेस का मैं जिक्र करूंगा क्या आप उन सोर्सेस के तहत तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन। सो एचसीएस एग्जाम जो है इट इज हेल्ड बाय हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। सो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है? ये एक बॉडी है, जैसे आपने देखा ना कि जब हम बोलते हैं आप कौन से बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं, हम सीबीएसई से पढ़ रहे हैं, हम कैम्ब्रिज से पढ़ रहे हैं, हम आईसीएसई से पढ़ रहे हैं, ओके। सिमिलरली हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एक बॉडी है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जाम। अब ये क्यों करवाया जाता है कंडक्ट? ताकि हरियाणा को चलाने के लिए जो ऑफिसर्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट की जा सके। कैसे ऑफिसर्स? जैसे कि डीएसपी, जैसे कि तहसीलदार, जैसे कि एसडीएम। तो ये जो बहुत बड़ी पोस्ट होती है उनकी सिलेक्शन के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। ऐसी कोई भी मुंह उठा के यहां पर भर्ती नहीं हो सकता, उसको एक एग्जाम दे के यहां पर बैठना पड़ता है। और वो एग्जाम का जो लेवल होता है वो अच्छा लेवल होता है। अच्छे का मतलब ये है कि एग्जाम आपको क्रैक करने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। सो इट इज कंडक्टेड टू सिलेक्ट ऑफिसर्स फॉर डिफरेंट पोस्ट इन द स्टेट ऑफ हरियाणा लाइक एसडीएम, डीएसपी, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, फूड एंड सप्लाईज ऑफिसर, डीएफएसओ, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, तहसीलदार एंड मेनी मोर। अब चलते हैं आगे। हु कैन गिव दिस एग्जाम? दैट इज क्वालिफिकेशन। इस एग्जाम को कौन दे सकता है? हु कैन गिव दिस एग्जाम? दैट इज क्वालिफिकेशन। नंबर 1 इज नेशनैलिटी। क्या जी? नंबर 1 नेशनैलिटी। So you must be an Indian citizen. आपको इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। Only those who are permanent residents of Haryana get reservation and age relaxation benefits. That's right. जो अगर आप हरियाणा के हैं, मतलब बाहर वालों को एज रिलैक्सेशन के क्राइटेरिया नहीं मिलते अगर आप डोमिसाइल नहीं है, मतलब हरियाणा के रहने वाले नहीं है। So others will be treated as जनरल कैटेगरी। बाकियों को जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाता है। एनीवेज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? So आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी जरूरी है, चाहे कहीं से भी हो और किसी भी स्ट्रीम में हो।
रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और आपके पास बीए है, बीकॉम है, आप बीटेक है, कुछ भी है, किसी भी स्ट्रीम में बीएससी है, ग्रेजुएशन इज इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट दैट कि आपने सिर्फ +2 किया आप एग्जाम दे सकते हैं, नहीं, आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट में हम क्या देख रहे हैं, फॉर मोस्ट पोस्ट जैसे एसडीएम है, तहसीलदार है, ईटीओ है, एज जो है आपकी 18 साल से 42 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। अब 18 साल की इतनी कम उम्र में आप ऑफिसर बन जाए, ऐसा सिर्फ हरियाणा हमारा स्टेट ही आपको क्या देगा, ऐसी प्रिविलेज देगा। और कोई भी स्टेट जो है वो 18 साल की बात नहीं करता कि 18 साल का होके बच्चा जो है इस एग्जाम को दे सकता है, प्रोवाइडेड उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएट हो। एंड फर्दर मोर 42 साल की उम्र तक, 42 साल की उम्र तक आप एग्जाम दे सकते हैं, जितनी मर्जी बार आप एग्जाम दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर अटेम्प्ट की लिमिट है, जैसे यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं, यहां ऐसा नहीं है। यू कैन गिव एनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट व्हिच यू फील लाइक, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो डीएसपी की पोस्ट के लिए 18 से 27 साल, क्योंकि हरियाणा नीड्स यंग ऑफिसर्स। 27 साल की मैक्सिमम एज है, अगर आप उस उम्र तक एग्जाम को क्रैक कर देते हैं तो आप डीएसपी बन सकते हैं। अगर आप एग्जाम नहीं क्रैक करते, मतलब आप एग्जाम क्रैक कर देते हैं लेकिन 27 साल से ज्यादा उम्र है आपकी, तब आप क्या बन सकते हैं, आप एसडीएम बन सकते हैं, तहसीलदार बन सकते हैं, ईटीओ बन सकते हैं। क्योंकि फोर्सेस में अगर जाना है तो वहां पर फिटनेस क्राइटेरिया अलग होता है, वहां पर डिसिप्लिन अलग चाहिए होता है, वहां पर एज एक बहुत प्रोमिनेंट फैक्टर होता है, एक रोल प्ले करता है। ओके, हाँ, अब आप कहेंगे सर यूपीएससी में तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई नहीं कि आप 32 साल तक भी आईपीएस बन सकते हैं, वहां ये चीज नहीं मैटर करती है, लेकिन इस पे अब हमने बहस क्यों करनी है। यू जस्ट कंसिडर दिस कि 27 साल की उम्र तक आप क्या कर सकते हैं, डीएसपी बन सकते हैं। सो एज रिलैक्सेशन क्या है जी, अब एससी एसटी बैकवर्ड क्लासेस और अदर रिजर्व कैटेगरी के लिए जो एज रिलैक्सेशन है, दैट इज टिपिकली 5 साल, अप्रोक्सीमेटली 5 साल की एज रिलैक्सेशन होती है, मतलब 42 से 47 हो जाता है। पीडब्ल्यूडी को 10 साल एज रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन एंड सम अदर केसेस को दे गेट स्पेशल रिलैक्सेशन। अभी हम आगे देखते हैं इन डिटेल के एज रिलैक्सेशन के क्राइटेरिया में क्या है। आई विल जस्ट ओपन दैट फॉर यू। सी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, बैकवर्ड क्लासेस को भी 5, वाइफ्स ऑफ मिलिट्री पर्सोनल हु आर डिसेबल्ड व्हाइल इन मिलिट्री सर्विसेज उनको भी 5 साल, विडो और लीगली डिवोर्स्ड वुमेन प्रोवाइडेड शी हैज नॉट रीमैरिड अगेन 5 साल, जुडिशली सेपरेटेड वुमेन जो अलग रह रही है फॉर मोर देन 2 इयर्स तो उसको भी 5 साल, अनमैरिड वुमेन 5 साल। तो ये सारे 5 साल के क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताए थे पीछे, वो 5-5 साल की एज रिलैक्सेशन सभी को दी जाती है। अब चलते हैं हम आगे और बात करते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। सो एग्जाम का पैटर्न सेम है, जैसे एग्जाम का पैटर्न होता है सिविल सर्विसेज में, वैसे ही आपको यहां पर भी देखने को मिलता है। नंबर 1 इज योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्या होता है, एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब क्या है कि छांटी हो जाती है आपकी, फिल्टर आउट कर दिया जाता है। इसमें आपको पेपर कौन सा देखने को मिल रहा है, जीएस पे सीसेट पेपर 1, मतलब जीएस पेपर 1 एंड देन यू हैव सीसेट व्हिच इज पेपर 2, दोनों 100 मार्क्स के पेपर होते हैं। अब जनरल स्टडीज में तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर, हरियाणा जीके, इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट की, इसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इन सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर कवरेज मिलती है। इन सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर क्या मिलती है, कवरेज मिलती है। आपको ये प्रिपेयर करके जाना होता है। सो दोनों एग्जाम आपको देने होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक एग्जाम देके एग्जाम को क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। हाँ, मेरिट जो है आपकी वो पहला पेपर ही डिसाइड करता है। मतलब अगर 10 जाने हैं, मैंने सपोज कीजिए 50 मार्क्स लिए, आपने 60 लिए, उसके बाद 70 लिए, किसी ने मैक्सिमम जो मार्क्स लिए वो 80 लिए, तो कट ऑफ क्लियर कौन कर रहा है, अगर एक ही सीट है तो 80 वाला। ओके, कट ऑफ के लिए जनरल स्टडीज का पेपर कंसिडर किया जाता है। ओके, लेकिन जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है, यहां क्या दिक्कत है, यहां ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। मतलब इट इज नॉट दैट ये मेरिट में गिना जाएगा, लेकिन मेरिट में अपने आप को गिनवाने के लिए जीएस पेपर 1 के लिए आपको इसकी कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है। चलिए दिखाता हूं आपको आगे। बोथ पेपर्स आर ऑब्जेक्टिव टाइप एंड बाइलिंगुअल, नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। सो 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है।
1/4 जो है इसमें क्या है आपकी नेगेटिव मार्किंग है। पेपर 2 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको 33 मार्क्स सिक्योर करने होते हैं, दैट्स इट। कितने? 33 नंबर चाहिए आपको इसको क्लियर करने के लिए। 33 नंबर लेके आप क्लियर कर गए हैं अगर, तो फिर मेरिट में आप गिने जाएंगे। मतलब पहला पेपर आपका कंसिडर किया जाता है कि आप इसमें स्कोर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फिर मेरिट बनती है। अगर यही पेपर क्लियर नहीं होता है, 33% भी नहीं आते आपके, तो फिर खत्म, फिर कुछ नहीं कर सकते। सो यू आर आउट ऑफ द रेस। अगर वहां पर आपने 80 नंबर भी ले लिए लेकिन ये क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, देन ऑल्सो यू आर आउट ऑफ द रेस। पर है ये क्वालिफाइंग ही पेपर, मतलब 33% ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें आपने 100/100 नंबर ले लिए तो आपको कोई एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे या बोनस मिलेगा ना, जस्ट क्वालिफाइड द एग्जाम। सो रिजल्ट ऑफ प्रीलिम्स इज बेस्ड ओनली ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर 1। जो रिजल्ट है ऑफ प्रीलिम्स, इट इज बेस्ड ओनली ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर 1 जनरल स्टडीज, प्रोवाइडेड पेपर 2 इज क्वालिफाइड। So if a candidate gives more than one answer, it will be treated as wrong. If a candidate जो है he gives more than one answer, it will be treated as wrong. आप एक से ज्यादा आंसर्स को वहां मार्क करते हैं तो इसको क्या माना जाएगा? It will be treated as wrong. आपको अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को भी प्रॉपर्ली मार्क करना पड़ेगा कि भाई ये मेरा अनअटेम्प्टेड है। जैसे एक क्वेश्चन आ गया, सपोज करो ये स्टेटमेंट आ गई, उसके ऑप्शन कितने हैं? 1 2 3 4, एक फिफ्थ ऑप्शन भी होगा जिसमें होता है कि मैंने ये अटेम्प्ट नहीं किया, तो उसको आपको बोलना पड़ता है कि मैंने ये अटेम्प्ट नहीं किया, आप उसको मार्क करके आए दैट आई हैव नॉट अटेम्प्टेड दिस। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए ताकि करप्शन का चांस ही खत्म हो जाए, क्योंकि बाद में पेपर में क्या किया जाता है, उसको चेंज किया जाता है, कई बार मार्क कर दिया जाता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो यहां पर सिस्टम बनाया गया कि 5 ऑप्शन दोगे, 5वां ऑप्शन आपको क्या करना पड़ेगा? मार्क करना पड़ेगा कि मैंने इनमें से कोई भी ऑप्शन मार्क नहीं किया, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। अगर आप ऐसा नहीं करते तब भी उसको क्या कंसिडर किया जाएगा? नेगेटिव मार्किंग कंसिडर की जाएगी, 0.25 डिडक्ट कर दिया जाएगा अगर आपने 5वां ऑप्शन नहीं ओके किया, अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता। फॉर एग्जांपल के पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आप उसको छोड़ के आगे नहीं निकलेंगे, 5th ऑप्शन को मार्क करेंगे कि मैंने अटेम्प्ट नहीं किया ये। अगर आप ऐसा नहीं करते, खाली छोड़ के जाते हैं, तो 0.25 मार्क्स आपके उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे। सो नेगेटिव मार्किंग ऑलरेडी डिस्कस विद यू, ओके। सो एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग any of the 5 circles in more than 10% of the question shall be disqualified. Prelims is only for screening, shortlisting marks will not be counted in the final merit. So prelims एक बार आप क्लियर कर जाते हैं, फिर उसके बाद आता है आपका मेंस। मेंस में फिर प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं कंसीडर होते। प्रीलिम्स एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, क्लियर किया, सीधा कहां पहुंच गए हम? मेंस में पहुंच गए। अब इसमें आपको क्या नजर आता है? 4 पेपर नजर आते हैं। एग्जाम कंसिस्ट ऑफ व्हाट? 4 पेपर्स। 4 पेपर्स व्हिच विल कैरी टोटल ऑफ 600 मार्क्स। सो 600 नंबर के आपके पेपर हो रहा है। Paper 1 English, including English essay, 100 marks. Okay, this is your paper 1. Then paper 2 again हिंदी का, again 100 नंबर का पेपर है। Then एक GS का पेपर हो रहा है जी आपका 200 नंबर का, that's it. GS का पेपर हो रहा है आपका एक 200 नंबर का। एंड देन पेपर 4 आपका हो रहा है ऑप्शनल सब्जेक्ट एक आपको देना होता है, वो भी 200 नंबर का। अब आप यहां पर बहुत इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो तो जीएस के 4-4 पेपर देके आते हैं, कंप्लीट फुल फ्लेजेड पेपर देके आते हैं। एंड एचसीएस क्लियर करने वाले भी वही बच्चे होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अपनी तैयारी को इजी मत लो, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि तवज्जो दो, ये करियर बनाने वाला समय है। अब अगर आप रुल गए, अगर अब आपने अपना करियर खराब कर दिया, अगर आपने टाइम वेस्ट किया, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ फन की तरफ ध्यान दिया, तो यू आर नॉट गोइंग टू सक्सीड इन लाइफ। एग्जाम की तो बात छोड़ दो, अदरवाइज भी कुछ नहीं करोगे। इसलिए एक बोर्ड पे बहुत मैंने अच्छी चीज पढ़ी थी, वहां पर क्या लिखा हुआ था कि 4 साल जिंदगी की मेहनत के 40 साल के रगड़े, चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स। कि आपने 40 साल जिंदगी रगड़े खाने हैं, क्योंकि देखो 60 साल और एन एवरेज जिंदगी देखिए, 20 साल की आपको होश आ रही है और उसके बाद 4 साल आपने जोर लगा के एग्जाम क्लियर किया, या फिर अगले 40 साल 60 साल तक आप ऐसे ही रगड़े खाते जाएंगे। फिर नोबडी इज गोइंग टू टेक यू सीरियसली, बिलीव मी। आपकी सक्सेस जो है वो ही बोलती है, आपका चरित्र कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, आई मीन टू से आप कैसी बोलबानी रखते हैं, आप कितनी नॉलेज रखते हैं, वो सब बाद की बातें हैं। पर पहले सोसाइटी आपको जज करती है, इसलिए बोलते हैं जिदी छत पे दाने होते कमले भी सियाने। ये क्यों बोला जाता है? जिसकी छत पे दाने हैं उसके कमले भी सियाने हो जाते हैं। तो दाने कैसे आते हैं? या तो यू नीड टू हैव दैट मच मनी, यू नीड टू बी दैट एंटरप्रेन्योर, और जल्दी पुश्ती पैसा आपके पास होना चाहिए, या फिर आप एग्जाम क्रैक कीजिए। एक एवरेज इंसान है आप लोअर मिडिल क्लास से आते, मिडिल क्लास से आते, पुअर सेक्शन से आते हैं, तो भाई आपको जिम्मेवारी खुद ही लेनी पड़ेगी अपने हालातों को सुधारने के लिए। नोबडी इज गोइंग टू कम एंड
pick you, nobody is going to come and push you. Self help is the biggest help. आप आज बैठ के अपने घर वालों को कसूरवार मानते होंगे अपने हालातों के लिए, बट अपने बच्चों को ये मौका मत देना कि वो आपको कसूरवार ठहराएं कि डैड और मॉम यू हैव नॉट डन एनीथिंग फॉर मी. नो, जस्ट नॉट लेट देम डू दिस. उनको मत करने दो ये चीज. ओके, आप तो इस चीज को समझते हो ना, तो ठीक है, एक जनरेशन को तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है, तो आप बन जाओ वो जनरेशन. क्या फर्क है उस चीज में. इसलिए मैंने बोला 4 years ऑफ द मेहनत या 50. चलिए, तो हम बात कर रहे थे आगे एग्जाम के बारे में. तो मैंने आपको बताया कि देखो एग्जाम को क्रैक करना इजी है, ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि जो पैटर्न है मेंस का वो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही मुश्किल लग रहा है आपको. कंपलसरी पेपर पे यू हैव इंग्लिश, यू हैव हिंदी, देन यू हैव जनरल स्टडीज एज वेल. ईच पेपर इज ऑफ 3 hour ड्यूरेशन. 3 घंटे का पेपर होता है. कैंडिडेट मस्ट राइट इन इंग्लिश और हिंदी एक्सेप्ट लैंग्वेज. हिंदी या इंग्लिश में लिखेंगे एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर में. लैंग्वेज पेपर में जो लैंग्वेज है उसी को लिखेंगे. सो टू क्वालिफाई फॉर वाइवा personality test, a candidate must secure what 45 aggregate marks in all written papers. सारे written papers में 45% aggregate marks आपको मिलने जरूरी हैं अगर आप क्वालिफाई करना चाह रहे हैं. किसके लिए? इंटरव्यू के लिए. तब जाके आप इंटरव्यू में बैठ पाएंगे. एंड देन 33% मार्क्स इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. 33% मार्क्स हमें चाहिए बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में, विच आर योर कंपल्सरी पेपर. ठीक है, कितने? 33% मार्क्स, वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो यूज ऑफ नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर इज परमिटेड ओनली ऑप्शनल पेपर. चलिए, एनीवे इसको अभी के लिए आप मत देखिए, मतलब अगर कैलकुलेटर यूज करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो, ऑप्शनल पेपर की बात है. सो फाइनल सिलेक्शन जो है विल बी बेस्ड ऑन द मेंस का आपका स्कोर प्लस वाइवा का स्कोर, मतलब इंटरव्यू मतलब पर्सनालिटी टेस्ट का स्कोर. तो 675 मार्क्स में से आप कितने लेते हैं वो फिर मेरिट डिसाइड की जाएगी कि कौन एग्जाम को क्लियर करता है, कौन एग्जाम को क्लियर नहीं करता. तो ये तो थी गाइस इन शॉर्ट एचसीएस के बारे में कि पेपर क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन हमें क्या चाहिए होती है, एज क्राइटेरिया क्या है, रिलैक्सेशन क्या है. अब हम बात करते हैं आगे कि आपको कहां से स्टार्ट करना है. वेयर शुड यू बी स्टार्टिंग दिस फ्रॉम. देखो मैं बताता हूं आपको. हम वी आर रनिंग 3 सेंटर्स. वी आर इन चंडीगढ़. चंडीगढ़ के अलावा हमारी ब्रांचेज है. एक पटियाला में हमारी ब्रांच है और दूसरी ब्रांच हमारी लुधियाना में. सो हम देखते हैं बच्चों को. बच्चे हमारे पास तैयारी करने आते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है, कुछ भी नहीं पता होता है. दे इवन डोंट नो एनसीईआरटी होता क्या, एनसीईआरटी पढ़ी कैसे जाती है, क्या करना है क्या नहीं करना है. दे हैव नो आइडिया एट ऑल. उनको कुछ भी इस चीज के बारे में समझ ही नहीं है. एंड बहुत हैरानी होती है कि कुछ बच्चे तो दूसरे इंस्टीट्यूट से हमारे पास आते हैं, तब भी कुछ नहीं पता होता. एंड टू आवर सरप्राइज कि आप कर क्या रहे थे भाई. तो आज YouTube के माध्यम से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर आपने कोई ज्वाइन किया है तब भी, किसी सेंटर को ज्वाइन नहीं किया, एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया तब भी, आपके लिए दिस इज गोइंग टू बी ऑफ वेरी मच बेनिफिशियल. पूरा बेनिफिट मिलने वाला आपको इन वीडियोस का, इस वीडियो का, जिसमें मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आपने कैसे शुरुआत करनी है. तो पहले तो आप एनसीईआरटी से उठा लीजिए. आपको जीएस प्रिपेयर करने के लिए 12th लेवल तक की जनरल स्टडीज को प्रिपेयर करना होता है अच्छे से. सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. यू नीड टू बी वेल वर्स्ड विद 12th लेवल जीएस. देन बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. अब नेक्स्ट आपका क्या होना चाहिए? यू हैव टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. जैसे अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी के रिगार्डिंग जितनी बेसिक बुक्स हैं, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क या पॉलिटिकल थ्योरी, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जानी है, छोड़ के नहीं जानी. उससे आपका बेस बनेगा. अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो और नीचे आ जाइए, उससे भी नीचे चले जाइए. तो उससे भी नीचे आप चले जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि बेसिक्स क्या होते हैं, एमएलए क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, डेमोक्रेसी क्या होती है. तो ये सारी चीजें आपको कंसीडर करनी है. सो यू कैन डाउनलोड द लिस्ट ऑफ एनसीईआरटी फ्रॉम द लिंक गिवन बिलो, और या फिर आप हमारे स्टूडेंट काउंसलर को कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नीचे नंबर भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. ओके, तो अदरवाइज हम फ्री एनसीईआरटी भी आपको नीचे लिंक में प्रोवाइड कर देंगे. देन यू हैव एंशिएंट हिस्ट्री. अब देखते हैं, बता रहा हूं कौन सी क्लास के लिए कौन सी. एंशिएंट हिस्ट्री के लिए क्या करना है आपने, कंप्लीट बुक लिस्ट दे रहा हूं आपको, कंप्लीट बुक लिस्ट इंक्लूडिंग एनसीईआरटी एंड अदर थिंग्स. ओल्ड एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, एक किरण वन लाइनर. देखो, या तो आपके पास होगी लूसेंट या आप अपने पास रखिए किरण वन लाइनर. इन दोनों बुक में से आप कोई भी किताब ले लीजिए,
कोई भी किताब ले लीजिए, उसको आप अच्छे से समझेंगे, उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, तब जाके बात बनेगी। अब आप कहेंगे सर ये एसएससी के पेपर वाली किताबें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आते हैं, यू विल सी क्वेश्चंस कमिंग इन द एग्जाम। सो किरण वन लाइनर, ओल्ड एनसीईआरटी, देन थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। अब थीम्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लेटली इन किताबों में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन सी थीम? आपको थीम 1, मिडिवल के लिए थीम 2, देन मॉडर्न के लिए थीम 3। ये तीनों आपको किताबें पढ़नी है अलोंग विद किरण वन लाइनर एंड ओल्ड एनसीईआरटी। मिडिवल के लिए अगेन ओल्ड एनसीईआरटी आप कर सकते हैं, किरण वन लाइनर जैसा कि मैंने बताया, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। ओके, दिस इज कंप्लीट बुक लिस्ट जो मैं आपको दे रहा हूं। ओके, मॉडर्न के लिए थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 तो आप कर ही रहे हैं। देन या तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए या बिपिन चंद्र पढ़ लीजिए, दोनों में से कोई बुक पढ़ लीजिए। वैसे स्पेक्ट्रम इज आल्सो गुड। बिपिन चंद्र एक नॉवल टाइप है, थोड़ा इंटरेस्ट बना के रखती है। स्पेक्ट्रम में इट इज मोर ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज तो ऑफ कोर्स है ही है। पॉलिटी की बात आती है, इंडियन पॉलिटी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन आप देखेंगे, आर्टिकल्स देखेंगे, शेड्यूल देखेंगे, कंप्लीट चीजें आपको देखने को मिलेगी। उसके लिए यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट, यू आर गोइंग टू लर्न एम लक्ष्मीकांत। और कोई किताब नहीं देखनी। या फिर बेस बनाने के लिए मैंने बताया एनसीईआरटी, पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। देन यू हैव ज्योग्राफी। देखो ज्योग्राफी के लिए इधर उधर मत भटकना, ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी बेस्ट है। एनसीईआरटी के अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। गो फॉर एनसीईआरटी, पिकअप एनसीईआरटी, उसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए। एनसीईआरटी अगर आप प्रिपेयर करके तो बात बन जाएगी आप। ओके, ज्योग्राफी के लिए। देन किरण वन लाइनर में से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलने हैं आपको जब ज्योग्राफी की बात आएगी, जैसे मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स की बात कर ले हम, या डेजर्ट्स की बात कर ले, या वाटरफॉल्स की बात कर ले वर्ल्ड के, तो उसके लिए यहाँ जाना ही पड़ता है हमें। देन यू हैव जीसी लियोंग। जीसी लियोंग सिलेक्टिवली पढ़िएगा, आई विल बी गाइडिंग यू फर्दर आल्सो कि जीसी लियोंग का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है एग्जाम के लिए, तो हम आगे बात करेंगे अगली शॉर्ट्स में, अगली वीडियोस में। इकोनॉमी के लिए वन शॉट सोल्यूशन, मतलब वन स्टॉप सोल्यूशन, दैट इज रमेश सिंह। वन स्टॉप सोल्यूशन, दैट इज व्हाट रमेश सिंह इज। ओके, एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस। साइंस के लिए टिल क्लास 10th एनसीईआरटी पढ़िए और कुछ मत पढ़िए। sorry guys, I was a bit unwell today, but still I thought कि एक लाइव जरूर ली जाए आपकी। चलिए आगे देखते हैं। देन यू हैव साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक यू विल बी कवरिंग फ्रॉम करंट अफेयर्स। एंड देन टोटल करंट अफेयर्स के लिए क्या करना होता है? देखो, सबसे पहले तो आपको हरियाणा रिलेटेड करंट अफेयर्स के ऊपर पकड़ बना के रखेंगे। ओके, हरियाणा रिलेटेड करंट अफेयर्स न्यूज में भी होंगे, जब एग्जाम आएगा हम भी आपको करवाएंगे हरियाणा रिलेटेड। देन इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, ये एक अखबार सोर्स है आपका, दोनों में से कोई उठा लेना तो जिसको आपको फोकस करना है। देन गवर्नमेंट स्कीम्स, इंडियन गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स हैं उनके ऊपर फोकस। योजना, पीआईबी को आप सिलेक्टिवली पढ़ेंगे, इंडिया ईयर बुक को रेफर करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे को रेफर करेंगे, बजट को रेफर करेंगे, यूनियन बजट रेफर करेंगे, देन हरियाणा बजट रेफर करेंगे, सेंसस रेफर करेंगे। ये कुछ चीजें करंट अफेयर्स की है जिनमें से पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस बिकम्स वेरी मच हाई, तो आपको इनको फोकस करना है। रैंडम करंट अफेयर्स नहीं उठा उठा के पढ़ने, उसका तो पता ही नहीं कब क्या आना है क्या नहीं आना, उस पर टाइम मत खराब कीजिएगा। ओके, तो एक क्लियर कट स्ट्रेटजी के तहत आप पढ़ेंगे तो एग्जाम क्लियर हो पाएगा। देखो, एग्जाम क्रैक करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट नॉट टू रीड रादर देन व्हाट टू रीड। अगर आप व्हाट टू रीड में चले जाएंगे तो फिर तो काम हो गया। व्हाट नॉट टू रीड आपको पता होना चाहिए कि ये भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना। फिर या फिर क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये 3 के पता हो आपको प्रिपरेशन के, फिर जर्नी आसान रहती है। सिलेबस और प्रीवियस ईयर के बिना तैयारी शुरू नहीं करनी। जब आपने आगे बढ़ना है, आपका पहला स्टेप होना चाहिए मैं सिलेबस उठा के अपने पास रख लूं, बस। फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है अपने पास रख लूं, बस। तो आप सिलेबस देखते जाइए, कंटेंट प्रिपेयर करते जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते जाइए। ये गांठ मार लो, इस चीज को बांध लो, फिर जाके एग्जाम क्रैक होगा। अदरवाइज एग्जाम क्रैक होना बहुत टफ है। टफ तो क्या है, नामुमकिन है। सो आई रिपीट, क्या करना है आपको? सिलेबस उठाया हरियाणा सिविल सर्विसेज का। दूसरी चीज आपने क्या की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद आपने नेक्स्ट चीज क्या करनी है, फोकस करना है उसके पीवाईक्यूज के ऊपर। सॉरी,
सिलेबस उठाया, प्रीवियस ईयर देख लिए, फिर आपने कंटेंट प्रिपेयर किया एंड फिर पीवाईक्यू के ऊपर चले गए। ये आपकी जर्नी रहनी चाहिए ताकि आप नजदीक रहे कि एग्जाम में क्या प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। देन हरियाणा जीके के लिए नो योर स्टेट, अरिहंत, वेरी इंपॉर्टेंट, नो योर स्टेट। आपको अपने स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी रिहंत के, तो ये जीके की किताब आपको करनी है। देन प्रीलिम्स मिस्टेक क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स मिस्टेक, इग्नोरिंग सीसैट थिंकिंग दैट इट्स इजी। सीसैट को क्या करना, कंप्लीटली इग्नोर करना, ये सोच के कि यार ये तो आसान सा पेपर है तो क्या करना है इसको ना। अगर आप सीसैट इग्नोर करेंगे तो सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपने सुना होगा रोमन सैनी का नाम, मेडिकल टॉपर भी थे एंड इनको कौन रोक सकता था एग्जाम क्लियर करने से, पहले अटेम्प्ट में एग्जाम भी क्लियर किया था एंड अनअकैडमी का को फाउंडर भी, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। चलो अभी तो खैर नहीं है वो अनअकैडमी में। हुआ क्या, व्हेन ही वाज टू गिव एग्जाम, जब एग्जाम देना था, देन ही सेड मैंने 12-15 टेस्ट पेपर तैयार किए सीसेट के। अब उसको सीसेट में प्रॉब्लम थोड़ी थी बट स्टिल उसने तैयार किए। क्यों तैयार किए उसने, बिकॉज उसको इस चीज का पता था। किस चीज का पता था कि कभी भी चीज को इजी नहीं लिया जा सकता। सो डोंट इग्नोर सीसेट। तो उस लेवल का इंसान अगर सीसेट को इग्नोर नहीं कर रहा तो आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। डू नॉट इग्नोर सीसेट। देन नॉट प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज प्रॉपर्ली, केयरलेस मिस्टेक, नेगेटिव मार्किंग करना, ऐसी अटेम्प्ट करी जाना, पता ना होना, नेगेटिव मार्किंग को कंसीडर ही ना करना, एमसीक्यूज प्रॉपर्ली प्रैक्टिस ना करना, बहुत सारी किताबों से पढ़ना एडवांस, फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होना ही ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक पता ही नहीं। क्यों नहीं पता, क्योंकि हमने सिलेबस नहीं देखा, फिर हमने प्रीवियस ईयर नहीं देखा, फिर हमें किसी की गाइडेंस ही है नहीं। जब हमें इतनी चीजों का पता ही नहीं है, हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हमें जब क्वेश्चंस को देखना है तो वी शुड नो कि कहां से क्या क्या पूछा जा रहा है, क्या नहीं पूछा जा रहा है। सो इग्नोरिंग हरियाणा स्पेसिफिक जीके, अगर हरियाणा स्पेसिफिक जीके लूज कर रहे हो आप, मतलब जीके नहीं प्रिपेयर करके जा रहे हो, तब भी आप एग्जाम में मार्क्स लूज करेंगे। Is that clear, guys? Okay, that is great. So हरियाणा स्पेसिफिक करंट अफेयर्स, हरियाणा स्पेसिफिक जीके, दोनों को आपको प्रिपेयर करके जाना है। अब देखते हैं मेंस में आप क्या मिस्टेक करते हैं। मेंस में मिस्टेक ये होती है अनक्लियर आंसर लिखने, एक कोहेरेंस ना होनी आंसर के अंदर, एक स्ट्रक्चर ना होना, स्ट्रक्चर का मिसिंग होना, टाइम मैनेजमेंट को इग्नोर करना, पेपर को फिनिश ही ना कर पाना, नॉट डूइंग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। देखो यूपीएससी रैंक 1 पिछले साल के, उन्होंने क्या बोला, कहते कि मैं बहुत पहले एग्जाम को क्रैक कर सकता था लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, मैंने आंसर राइटिंग को इजी लिया, मैंने आंसर राइटिंग की नहीं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि हमेशा बेसिक्स के साथ चला करो। बेसिक्स का मतलब क्या होता है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ओके, देन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये बेसिक्स है ना। तो अगर आप बेसिक्स के साथ रह के तैयारी कर रहे हैं, जैसे आंसर राइटिंग है तो लिखते जाओ ना। आपको एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए यार, इंट्रोडक्शन में मैंने क्या करना है, एक ओपनिंग देनी है कि डेटा की ओपनिंग हो, जर्नल ओपनिंग भी हो सकती है, कोई डेटा मैंने कोट कर दिया, कोई फिलॉसफी कोट कर दी या किसी की स्टेटमेंट कोट कर दी, मेरी बिगिनिंग होगी और मेरी बहुत सुंदर बिगिनिंग होगी है। इससे बेहतर बिगिनिंग मुझे मिल नहीं सकती थी क्वेश्चन में। अब उसके बाद मुझे बॉडी कवर करनी है, बॉडी में मुझे करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करना है। मेरी स्टेप्स जैसे कोहेरेंस होनी चाहिए, जैसे हम सीढ़ियां उतरते हैं ना स्टेप बाय स्टेप, ऐसा तो नहीं एक लंबी सीढ़ी फिर सीधा जंप नीचे गिर गए, फिर थोड़ा थोड़ा ना, एक कोहेरेंस, प्रॉपर तरीके की कोहेरेंस के तरह हमने चलते जाना है, ऐसा हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए। और जब हमने एंडिंग करनी है एक पॉजिटिव नोट पे, हरियाणा गवर्नमेंट की सोच के ऊपर, इंडियन गवर्नमेंट की सोच के ऊपर, विकसित भारत की बात कर देंगे, विश्व गुरु की बात कर देंगे, कुछ ना कुछ आप पॉजिटिव नोट पे क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। इज दैट क्लियर? So copying notes from internet, low marks for originality. Copying notes from internet, low marks for originality. So internet से कॉपी चीजों को मत कीजिए। So not looking at the syllabus, syllabus की तरफ ना देखना, PYQs ना सॉल्व करना, अदर एग्जाम्स के PYQ ना सॉल्व करना। अदर एग्जाम्स के PYQ का मतलब होता है जैसे हरियाणा के अलावा पंजाब के या राजस्थान के या यूपी के या उत्तराखंड के या एमपी के एंड सो ऑन, इन सभी एग्जाम्स के भी आपको क्या करने हैं, पीवाईक्यूज सॉल्व करने। ओके, एंड देन रॉन्ग ऑप्शन जो होते हैं आपके प्रॉब्लम्स में, उसको भी देखना कि ये रॉन्ग क्यों है, ये ऑप्शन अगर आया तो क्यों आया एग्जाम में, उसके ऊपर भी फोकस करना है। इट शुडंट बी कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सही आंसर का जवाब दिया और फिर आगे चले गए, आपको लगा वाह 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 मेरे को तो सारा आता है यार, मैंने कर लिया। नहीं आता, जो बाकी के 3 गलत है वो क्या कहना चाह रहे हैं उसके ऊपर कौन फोकस करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
So how can we help you? So we have been training officers guys. अब आपको जब सारा पैटर्न पता लग गया, बेसिक बुक्स पता लगी, मेंस कैसे देना है, प्रीलिम्स कैसे देना है, क्या फोकस होना चाहिए, सिलेबस की क्या इंपॉर्टेंस है, प्रीवियस ईयर की क्या इंपॉर्टेंस है, गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारा कुछ अगर आपको गाइडेंस नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। गाइडेंस का मतलब मैं आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड कम टू अस और यू जॉइन अस ना, आप गाइडेंस लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस यूट्यूब पे जो हम दे रहे हैं उसके तहत चलते जाइए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना गाइडेंस के मत जाइए। अब इट इज जस्ट लाइक आप अपने शहर से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं एंड बिना जीपीएस के, आपको पता ही नहीं, आपको रास्ता ही नहीं पता है कि कहां से कैसे जाना है, क्या निकलना है, तो आप भटकेंगे, शायद अपनी जर्नी पर पहुंच ही ना पाए। तो जो चीज आसान तरह से हो सकती है, कम टाइम में हो सकती है, उसके लिए आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? सो वी हैव बीन ट्रेनिंग एस्पिरेंट्स फॉर आईपीएस, एचसीएस, पीसीएस, आईएएस बहुत देर से, एंड रिजल्ट्स भी बहुत प्रोड्यूस हुए, और ऐसी पढ़ के हमारे से ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी क्लासेस से यूट्यूब से काफी बच्चों ने एग्जाम को क्रैक किया, एंड हमें ये कहते हुए गर्व महसूस होता है कि जितने बच्चों ने एग्जाम को क्रैक किया है वो ऑल टुगेदर कोई डिफरेंट बैकग्राउंड के नहीं थे, वो सब क्या थे, एवरेज स्टूडेंट्स थे, लेकिन एक दृढ़ निश्चय था कि अगर ठान लिया है तो हम करेंगे। लेकिन एक गाइडेंस तो है, वो जरूरी होती है। जैसा मैंने आपको बताया, अगर गाइडेंस नहीं है तो फिर भटके रहेंगे। डिमांड ऑफ द एग्जाम समझना बहुत जरूरी है। अगर डिमांड नहीं समझेंगे एग्जाम की, फिर आगे बढ़ना क्या है, मुश्किल है। सो मैं आपको क्या कह रहा हूं, हम फ्री इनिशिएटिव्स क्या देते हैं जो आप हमारे से ले सकते हैं, जैसे कि वी आर ऑफरिंग फ्री न्यूज़पेपर क्लासेस, रोज सुबह फ्री न्यूज़पेपर क्लासेस होती है। सुमित सर 9 बजे आजकल न्यूज़पेपर क्लासेस ले रहे हैं, एंड देन हमारी योजना क्लासेस है जो आप मेरे साथ लेते हैं, मंथली योजना मैगजीन हम करवाते हैं, उसके अलावा करंट अफेयर जो है वो भी हम करते रहते हैं, एमसीक्यू सेशंस करते रहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें एग्जाम के लिए लगती हैं वो भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। इसके अलावा वन डे वन टॉपिक, एक दिन में एक टॉपिक हम रोज लेकर आते हैं आपके लिए। ओके आज एमसीक्यू नहीं है, आपको मिला नहीं वो? डिड यू सी दैट? चलिए एनीवेज, सो डाउनलोड फ्री एनसीईआरटी पीवाईक्यूज एग्जाम पैटर्न सिलेबस फ्रॉम आवर वेबसाइट, यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दैट वाज ऑल फॉर द स्ट्रेटजी गाइस। तो आई होप आपको समझ आ गया क्या है ये सारा कुछ। चलिए एनीवेज, इसके अलावा कुछ और भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप जो नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, उन पे कॉल कर सकते हैं। टिल देन सी यू, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।